21 जुलाई 2025 की शाम, जिस वक्त अचानक पूरे देश पे हड़कंप मच गया। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल था और तीनों कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने अचानक इस्तीफा दे दिया हो। लेकिन उस शाम उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा सामने आ गया। सोशल मीडिया से लेकर सियासत के गलियारों तक पूरी तरह से हड़कंप मच चुका था और सबसे बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा था कि अचानक सत्र के बीच में जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा क्यों दिया। वजह उनके इस्तीफे के पत्र में साफ तौर पर दी गई थी, जहां उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया और उन्होंने बाकायदा पीएम मोदी और सरकार का शुक्रिया अदा भी किया। लेकिन इस सवाल का जवाब तलाशने की खूब कोशिश होने लगी और स्वास्थ्य का जो हवाला दिया गया था उसे माकूल नहीं समझा गया। विपक्ष के तमाम नेताओं ने यह तक कह दिया कि भाई जगदीप धनखड़ साहब हैं कहां, क्योंकि इस्तीफे के बाद से वो अब तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं, ना तो उनका फेयरवेल हुआ, कुछ भी नहीं हुआ और खूब सवालों और जवाबों की झड़ी लगी रही। इस बीच अब कहानी बदल गई है। जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे को तो 1 महीने का वक्त बीत चुका है, अब तो उन्होंने अपना घर भी बदलने का फैसला ले लिया है। लेकिन मोदी सरकार के भीतर जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद से कुछ बहुत बड़े बदलावों को लेकर सुगबुगाहट चल रही है। ऐसी बातें भी चल रही हैं, अब इन बातों में कितना सच है यह हम समझेंगे। और इस सुगबुगाहट के बीच अचानक एक और नाम सामने आ गया है और यह नाम है भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का, जिसे हम एस जयशंकर के नाम से जानते हैं। 2019 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में विदेश मंत्री के तौर पर इन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी। इससे ठीक 1 साल पहले ही ये अपनी जो सर्विसेज थी उससे रिटायर हुए थे। 2018 में डिप्लोमेट थे, ये इंडियन फॉरेन सर्विस के अफसर थे और 2019 से इन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। अब जयशंकर की अचानक चर्चाएं क्यों तेज हो गई हैं और इन चर्चाओं के बाजार में लाया किसने, और वाकई में इन चर्चाओं के पीछे कोई ठोस आधार है या ये भी विपक्ष का बनाया गया एक प्रोपेगेंडा है, एक एजेंडा है, समझते हैं इसको। और जो सच्चाई आज मैं आपको बताऊंगा उसको लेकर कहीं ना कहीं आप भी सहमत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में 2 देशों की विदेश यात्रा पर गए थे। पहले पीएम मोदी जापान पहुंचे और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की उस ऐतिहासिक यात्रा पर पहुंचे जिसने फिलहाल पूरी दुनिया में भारत को लेकर एक अलग तस्वीर बना दी है। लेकिन जो एक तस्वीर निकल कर आई इन दोनों यात्राओं में से, उनमें यह था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद नहीं थे, चाहे फिर वो जापान का दौरा हो, चाहे फिर वो पीएम मोदी का चीन का दौरा हो। लेकिन इससे पहले अमूमन जितने भी पीएम मोदी के बड़े विदेश के दौरे होते थे, खासकर ऐसी समिट वगैरह जहां पर पीएम मोदी को शिरकत करना रहता था, वहां पर एस जयशंकर भी पीएम मोदी के साथ नजर आते थे। लेकिन जापान और चीन के दौरों पर एस जयशंकर की मौजूदगी नजर नहीं आई। अब खास बात यह है कि इन दोनों ही देशों में करीब 1996-97 में जयशंकर जापान के उपराजदूत थे भारत के लिए और 2008 से 13 तक उन्होंने चीन में राजदूत का पद संभाला है। दोनों देशों को बहुत भली भांति समझते हैं, दोनों देशों की नीतियों को समझते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब जयशंकर दोनों देशों में नजर नहीं आए तो सोशल मीडिया पर और सियासत के गलियारों में चर्चा होने लगी और उनमें से एक चर्चा, अब ये एजेंडा समझिए आप विपक्ष का कैसे बन रहा है, ये भी आने लगी कि मोदी सरकार कुछ बड़े फैसले लेने वाली है जिसमें विदेश मंत्रालय से एस जयशंकर को हटाया जाएगा। हालांकि ना तो सरकार के किसी सूत्रों ने इस खबर की पुष्टि की, ना ही विदेश मंत्रालय की ओर से ऐसी कोई जानकारी सामने आई, लेकिन खबरों को उड़ा दिया गया, चर्चा शुरू करवा दी गई और एस जयशंकर के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम भी डाल दिया गया। अब यह कहानी कैसे तैयार हो रही है और क्यों हो रही है और इसका जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे से क्या कनेक्शन है, यह पूरी बात आपको समझाता हूं। दरअसल जिस दिन 21 जुलाई की शाम जगदीप धनखड़ साहब ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद नए उपराष्ट्रपति की खोजबीन शुरू हो गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
और भारतीय जनता पार्टी के बीच इसे लेकर मंथन हुआ और एक जो नया नाम आया वो सीपी राधाकृष्णन का था, जिनका करीब 40 साल का राजनीतिक सफर है, संघ की पृष्ठभूमि है, भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पात्र नेताओं में से एक हैं। और जब उन्हें इस पद के लिए उम्मीदवार चुना गया तो यह भी एक तय किया गया फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी के भीतर कि अब ऐसे किसी भी राजनेता को या ऐसे किसी भी नेता को बड़े पद पर नहीं भेजा जाएगा जिसकी पृष्ठभूमि, जिसकी जड़ें भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ना जुड़ी हों। इसे भाजपा ने और संघ ने एक सबक के तौर पर लिया और सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। तो चर्चा ये यहां पर चली थी भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बीच कि अब जो भी फैसले होंगे या जो भी नए पदों पर लोगों को आसीन किया जाएगा, चाहे वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, केंद्र में कोई मंत्री पद हो या कोई संवैधानिक पद हो, तो तस्वीर जो तय की जाएगी वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि की होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब जनसंघ से आए थे, इसके बाद वो कांग्रेस में भी थे, फिर वे भाजपा में आए, तो इस तरह उनका जो मूल है, जो जड़ है उनकी, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं थी। कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा। सत्यपाल मलिक के साथ भी यही हुआ था। तो ये भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने तय किया। अब जब भाजपा और संघ ने यह तय किया तो ये जो खबर थी उड़ते उड़ते विपक्ष के खेमे पर पहुंच गई और विपक्ष ने फिर इसमें अपने प्रोपोगेंडा और अपने एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। और जो मोदी सरकार के दो सबसे अहम मंत्री हैं, एक विदेश मंत्री एस जयशंकर और दूसरी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इन दोनों ही मंत्रियों से जो खास तौर पर परेशानी है वो कांग्रेस को है। क्योंकि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर सदन में खड़े होकर बोलते हैं तो वो ना सिर्फ भारत की विदेश नीति पर पुरजोर तरीके से अपना मत रखते हैं, बल्कि विपक्ष की तमाम चालों को भी बेनकाब कर देते हैं। हाल ही में जब राहुल गांधी सरकार पर आरोप लगा रहे थे, चाहे फिर वो ऑपरेशन सिंदूर का मसला हो या चीन का मसला हो, एस जयशंकर अकेले ही गांधी परिवार को बुरी तरह सदन के भीतर सियासत में पीटने का काम करते हैं। तो इससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है? कांग्रेस पार्टी को होती है, राहुल गांधी को होती है। यही काम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी करती हैं। अब तो जीएसटी रिफॉर्म भी उन्होंने ला दिया, देश उनसे और खुश हो गया, लेकिन विपक्ष उनसे खुश नहीं है। तो विपक्ष का टारगेट है कि इन दो नेताओं के खिलाफ लॉबी तैयार करो, इनकी स्कीम्स हो, इनकी नीतियां हो, इनको तो कटघरे में खड़ा करो ही करो, लेकिन इनका जो पर्सनल पीआर है उस पर भी प्रहार करो। और कहीं ना कहीं मीडिया के साथ साठगांठ करके जो उनकी समर्थित मीडिया रहती है, एस जयशंकर का नाम इसमें डाल दिया गया और यह बताया जाने लगा कि अब एस जयशंकर को मोदी सरकार हटाने वाली है। ना तो इस बात की पुष्टि सरकार के किसी सूत्र ने की, ना तो विदेश मंत्रालय ने की। जो जानकारी निकलकर सामने आई उसमें यह कहा गया कि एस जयशंकर का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, दरअसल कहानी ऐसी नहीं है। जो चीन का दौरा था यह दुनिया को एक संदेश देने के लिए हुआ था। इस दौरे में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जब विदेश मंत्री जाते हैं तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनका जो एक ऑरा रहता है, उनकी जो तस्वीर रहती है वो अलग रहती है। और आपको वो तस्वीर याद होगी जिस तस्वीर में पुतिन, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ नजर आए थे। इस तस्वीर ने फिलहाल पूरे दुनिया को एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का संकेत दे दिया है। उसके बाद अमेरिकी जो ट्रेड एडवाइजर हैं या अमेरिकी जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को चिताया। यूरोप में भी इस बात की चर्चा हो रही है। कई देशों ने कह दिया है कि ये जो तस्वीर निकल कर आई है ये अमेरिका के लिए भी घातक है और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर बनने के संकेत दे रही है। और यही वजह थी कि पीएम मोदी ने इस दौरे में अपने आप को फ्रंट फोर पर रखा और भारत को एक नए सिरे से विश्व गुरु की राह पर आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नई तस्वीर दुनिया को दिखाई। और यह वजह थी कि भाई एस जयशंकर को इस दौरे पर नहीं ले जाया गया, क्योंकि पीएम मोदी इस दौरे में अपनी तस्वीर को, जो कि वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, खुद को आगे रखना चाहते थे ताकि ये जो तस्वीर बने। और आप देखिए कि ये तस्वीर बनाने की योजना पहले से तय की गई थी। जियो पॉलिटिक्स में तस्वीरों के अपने मायने होते हैं, इस बात को आप समझिए। पीएम मोदी बकायदा व्लादिमीर पुतिन का हाथ पकड़ते हैं और शी जिनपिंग के पास पहुंचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी को पता था चर्चा इसी तस्वीर की होनी है, संदेश इसी तस्वीर के जरिए दिए जाना, और उसका प्रभाव भी दिखने लगा। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है कि भारत अब लीड कर रहा है और भारत के दिखाए हुए रास्ते पर दुनिया चलने को तैयार है। आज देख लीजिए आप,
व्लादिमीर पुतिन का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई भारत जैसे देश के लिए डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। भारत एक महाशक्ति है। मैंने आपको अपने एक वीडियो में 2 दिन पहले कहा था कि भारत अब महाशक्ति है। मेरी बात आप मत मानिए, लेकिन आप व्लादिमीर पुतिन की बात तो मानेंगे। उन्होंने भी भारत को महाशक्ति की अब श्रेणी में रख दिया है। तो ये वजह थी कि एस जयशंकर को इस दौरे पर नहीं ले जाया गया। हो सकती है ये वजह, मैं पुष्टि तो नहीं करूंगा, लेकिन जो समीकरण बन रहे हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, ये एक वजह हो सकती है। लेकिन कांग्रेस ने और विपक्ष ने इसमें अपनी पॉलिटिक्स ढूंढने के लिए एस जयशंकर के पर्सनल पीआर पर अटैक करना शुरू कर दिया ताकि उनका मनोबल कमजोर हो और विदेश मंत्रालय को लेकर जो भारत की जनता है उनका अविश्वास पैदा हो। तो इस तरह की राजनीति विपक्ष पहले भी करता आया है, लेकिन बार बार विपक्ष की ये राजनीति फेल हो जाती है। ना तो विदेश मंत्री को विदेश मंत्रालय से हटाया जा रहा है, ना वित्त मंत्रालय से निर्मला सीतारमण को हटाया जा रहा है। लेकिन एक बात तय है, चाहे वो मोदी सरकार का अगला कार्यकाल हो या जो नए पदों पर भर्ती होगी, उनमें जो वरीयता और प्राथमिकता दी जाएगी वो संघ की पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं को दी जाएगी। और यहां पर अगर आप देखें तो एस जयशंकर डिप्लोमेट थे, जो निर्मला सीतारमण थी उनकी पृष्ठभूमि भी कोई राजनीतिक नहीं थी। इसलिए इन चर्चाओं को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिया गया। लेकिन सच्चाई यही है कि मोदी सरकार में फिलहाल कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ